आज के समय में YouTube सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, ये एक सपना बन चुका है। एक ऐसा सपना जिसे हर उम्र, हर देश और हर बैकग्राउंड का इंसान देख रहा है। कोई इसे फ्रीडम मानता है, कोई फेम, कोई पैसे का जरिया और कोई अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे ताकतवर माध्यम। हर दिन लाखों लोग एक ही सोच के साथ कैमरा ऑन करते हैं, शायद मेरा वीडियो चल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि YouTube पर चलना उतना मुश्किल नहीं है जितना टिके रहना। शुरुआत में जोश होता है, आइडियाज होते हैं, मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही क्रिएटर खुद से पूछने लगता है, क्या ये सच में मेरे लिए है? आज इस प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा बैटल क्रिएटिविटी और कैमरा के बीच नहीं है। असली लड़ाई है क्रिएटर के माइंडसेट के अंदर। वो माइंडसेट जो तय करता है कि इंसान पहले 10 वीडियो के बाद हार मान लेगा या 100 वीडियो के बाद भी सीखता रहेगा। वो माइंडसेट जो व्यूज ना आने पर एक्सक्यूज ढूंढता है या इंप्रूवमेंट। क्योंकि सच यही है कि YouTube पर हर सक्सेसफुल क्रिएटर से पहले एक फ्रस्ट्रेटेड क्रिएटर पैदा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन से भाग जाते हैं और कुछ लोग उसे फ्यूल बना लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री की कहानी किसी ओवरनाइट सक्सेस की नहीं है। ये कहानी लक, एल्गोरिदम या शॉर्टकट की भी नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो सालों तक बिना किसी गारंटी के काम करती रहती है। उस सोच की जो अपलॉज से नहीं, प्रोसेस से चलती है। उस सोच की जो पहले ऑडियंस को समझती है और बाद में खुद को प्रूव करती है। आज हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जिसने एक साधारण इंसान को दुनिया का सबसे प्रभावशाली YouTube क्रिएटर बना दिया। इस कहानी का केंद्र है मिस्टर बीस्ट, लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस क्रिएटर की है जिसने कभी 0 व्यूज देखे हैं, जिसने अपलोड बटन दबाने से पहले डर महसूस किया है, जिसने कमेंट सेक्शन में साइलेंस देखा है, जिसने एनालिटिक्स खोलकर निराशा महसूस की है। मिस्टर बीस्ट आज जो हैं वो एंड रिजल्ट है, लेकिन जिस माइंडसेट ने उन्हें वहां तक पहुंचाया, वही माइंडसेट आज किसी भी क्रिएटर को भीड़ से अलग बना सकता है। जब लोग मिस्टर बीस्ट को देखते हैं तो उन्हें बड़े चैलेंजेस दिखते हैं, करोड़ों के गिवअवेज दिखते हैं, मैसिव सेट्स और वायरल थंबनेल्स दिखते हैं। लेकिन जो नहीं दिखता वो है वो समय जब कोई उन्हें नहीं जानता था, वो साल जब उनके वीडियोस पर कोई रिएक्शन नहीं आता था, वो फेज जब उनके पास न फेम थी, न पैसा, न वैलिडेशन। सिर्फ एक चीज थी, ऑब्सेशन। YouTube को समझने का ऑब्सेशन, बेहतर बनने का ऑब्सेशन और सबसे जरूरी क्विट ना करने का ऑब्सेशन। आज ज्यादातर क्रिएटर्स यही गलती करते हैं कि वो YouTube को एक स्टेज समझ लेते हैं जहां उन्हें परफॉर्म करना है। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने YouTube को एक सिस्टम की तरह देखा, एक ऐसी मशीन जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो रिजल्ट रैंडम नहीं रहते। उन्होंने कैमरा से पहले एल्गोरिदम को समझा, उन्होंने व्यूज से पहले व्यूअर साइकोलॉजी को समझा, और यही वो फर्क है जो एवरेज क्रिएटर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटर के बीच खड़ा होता है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये नहीं सिखाएगी कि वायरल कैसे बने, क्योंकि वायरल होना गोल नहीं होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये सिखाएगी कि वायरल वर्दी कैसे बने, क्योंकि जब माइंडसेट सही होता है तब व्यूज अपने आप फॉलो करते हैं। जब सोच लॉन्ग टर्म होती है तब सक्सेस टिकती है, और जब इंटेंशन वैल्यू देने की होती है तब ऑडियंस खुद क्रिएटर को ऊपर उठाती है। आज के दौर में अटेंशन सबसे कीमती करेंसी है। हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रांड, हर क्रिएटर उसी अटेंशन के पीछे भाग रहा है। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने अटेंशन को मांगा नहीं, उन्होंने अर्न किया। उन्होंने ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं किया, उन्होंने एंटरटेन किया। उन्होंने एल्गोरिदम को चीट नहीं किया, उन्होंने ऑडियंस को रिस्पेक्ट किया। और यही वजह है कि उनके वीडियो सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि याद रखे जाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक क्रिएटर का माइंडसेट आइडिया से ऑब्सेशन तक जाता है, कैसे फेलियर फीडबैक बनता है, कैसे कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है, और कैसे गिविंग माइंडसेट टेकिंग माइंडसेट से कहीं आगे निकल जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो कुछ बनाना चाहता है, कुछ छोड़ना चाहता है और कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना चाहता है। अगर आप अभी शुरुआत में हैं और आपको लग रहा है कि कोई आपको नहीं देख रहा, तो ये कहानी आपके लिए है। अगर आप काफी समय से अपलोड कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही, तो ये कहानी आपके लिए है। और अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि एक दिन मैं भी शुरू करूंगा, तो शायद ये कहानी उसी दिन को आज में बदल दे। क्योंकि हर बड़ा क्रिएटर पहले इनविजिबल था, हर वायरल वीडियो से पहले सैकड़ों इग्नोर्ड वीडियोस होते हैं, और हर इंस्पायरिंग स्टोरी से पहले एक ऐसा फेज आता है जहां सिर्फ क्रिएटर और उसका सपना होता है, बाकी दुनिया नहीं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री उसी फेज को समझने की कोशिश है, उस माइंडसेट को डिकोड करने की कोशिश है, ताकि जब आप अगली बार कैमरा ऑन करें तो आप सिर्फ कंटेंट ना बना रहे हों, बल्कि फ्यूचर बना रहे हों।
हर क्रिएटर की जर्नी एक आइडिया से शुरू होती है, लेकिन बहुत कम क्रिएटर्स उस आइडिया को ऑब्सेशन तक ले जा पाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए आइडिया एक एक्साइटमेंट होता है, एक टेम्पररी स्पार्क। कुछ दिनों तक एनर्जी रहती है, कुछ वीडियोस बनते हैं, और फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते तो वही आइडिया धीरे धीरे बोझ बन जाता है। लेकिन कुछ रेयर लोग होते हैं जिनके लिए आइडिया एक सवाल बन जाता है, ऐसा सवाल जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। मिस्टर बीस्ट की जर्नी इसी कैटेगरी में आती है। जब ज्यादातर लोग YouTube पर आते हैं तो उनका पहला सवाल होता है, मैं क्या बनाऊं? लेकिन मिस्टर बीस्ट का सवाल था, YouTube काम कैसे करता है? यही वो जगह है जहां क्रिएटर माइंडसेट का फाउंडेशन बनता है। उन्होंने प्लेटफॉर्म को इमोशन से नहीं, क्यूरियोसिटी से देखा। उन्होंने इसे लक का खेल नहीं माना, बल्कि एक सिस्टम माना। ऐसा सिस्टम जिसे समझा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जा सकता है। शुरुआती दिनों में उनके वीडियोस कुछ खास नहीं थे, ना हाई क्वालिटी, ना सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, ना वायरल कॉन्सेप्ट्स। लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, हर वीडियो के पीछे एक एक्सपेरिमेंट छुपा होता था। वो हर अपलोड को टेस्ट की तरह देखते थे। थंबनेल बदला तो क्या फर्क पड़ा, टाइटल में क्यूरियोसिटी बढ़ाई तो रिटेंशन कैसा रहा, पहले 30 सेकंड्स में ऑडियंस क्यों जा रही है? ये सवाल हर वीडियो के बाद खुद से पूछे जाते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। ज्यादातर क्रिएटर्स वीडियो अपलोड करने के बाद एनालिटिक्स खोलते हैं ताकि व्यूज देखें। मिस्टर बीस्ट एनालिटिक्स खोलते थे ताकि मिस्टेक्स देखें। यही माइंडसेट क्रिएटर को इमोशनल साइकिल से बाहर निकालकर इंप्रूवमेंट साइकिल में डाल देता है। जब व्यूज कम आते थे तो उन्होंने खुद को अनलकी नहीं कहा, उन्होंने खुद से कहा, मैं अभी अच्छा नहीं हूं। और ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं था, ये ऑनेस्ट था। ईमानदारी क्रिएटर के लिए पेनफुल होती है, लेकिन वही ग्रोथ की सबसे बड़ी टीचर भी होती है। मिस्टर बीस्ट ने कभी अपने शुरुआती कंटेंट को जीनियस नहीं माना, उन्होंने उसे वर्क इन प्रोग्रेस माना। यही कारण है कि उन्होंने क्विटिंग को ऑप्शन की तरह देखा ही नहीं। उनके लिए फेलियर एंड नहीं था, फेलियर डेटा था। और डेटा कभी इंसल्ट नहीं करता, डेटा सिर्फ गाइड करता है। उनके शुरुआती सालों में एक और चीज बहुत क्लियर थी, पेशेंस। आज क्रिएटर्स रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं। मिस्टर बीस्ट प्रोसेस में इतने डीप चले गए कि रिजल्ट सेकेंडरी बन गया। वो दिन में घंटों सिर्फ यूट्यूब के बारे में सोचते थे, कौन सा वीडियो क्यों चला, कौन सा क्रिएटर क्यों ग्रो कर रहा है, ऑडियंस किस चीज पर रुकती है। इस लेवल की थिंकिंग आम क्रिएटर नहीं करता, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। लेकिन यही वो साइलेंट फेज होता है जहां फ्यूचर डोमिनेंस की नींव रखी जाती है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर एक क्रिएटर धीरे धीरे शार्पन हो रहा होता है। मिस्टर बीस्ट का ऑब्सेशन व्यूज से नहीं, मास्टरी से था। वो बेस्ट बनने की जल्दी में नहीं थे, वो बेहतर बनने की प्रोसेस में थे। एक और चीज जिसने उनके माइंडसेट को अलग बनाया वो था ईगो का ना होना। ज्यादातर क्रिएटर्स अपने कंटेंट से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। अगर वीडियो नहीं चलता तो वो ऑडियंस को ब्लेम करते हैं, एल्गोरिदम को ब्लेम करते हैं या टाइमिंग को ब्लेम करते हैं। मिस्टर बीस्ट ने ब्लेम कल्चर को कभी अपनाया नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब था खुद को बदलना। ये माइंडसेट बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर फेलियर में आप खुद को आईना दिखा रहे हो, लेकिन यही आईना क्रिएटर को इल्यूजन से बाहर निकालता है। मिस्टर बीस्ट ने समझ लिया था कि अगर लोग वीडियो नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग गलत हैं, इसका मतलब है कि वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है, और इंटरेस्टिंग बनाना क्रिएटर की जॉब है। धीरे धीरे उनका कंटेंट इवॉल्व होने लगा। आइडिया सिंपल थे लेकिन एग्जीक्यूशन क्लियर था। उन्होंने बिग बनने से पहले क्लैरिटी पर काम किया, और क्लैरिटी ही वो चीज है जो ऑडियंस को कंफ्यूजन से बाहर निकालती है। लोग कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट से नहीं, क्लियर कंटेंट से जुड़ते हैं। मिस्टर बीस्ट ने यही समझा। इस फेज में उन्होंने कंसिस्टेंसी को टैलेंट से ऊपर रखा। उन्हें पता था कि वन वायरल वीडियो करियर नहीं बनाता, लेकिन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट माइंडसेट बनाता है। उन्होंने सैकड़ों वीडियोस बनाए जिनके बारे में आज कोई बात नहीं करता, लेकिन उन्हीं वीडियोस ने उन्हें वो स्किल दी जिसने बाद में मिलियंस को इंस्पायर किया। यहाँ एक हार्श ट्रूथ है जो हर क्रिएटर को समझनी चाहिए। YouTube आपको कुछ नहीं देता जब तक आप पहले YouTube को कुछ देते नहीं। टाइम, अटेंशन, एफर्ट, क्यूरियोसिटी। मिस्टर बीस्ट ने ये सब बिना किसी गारंटी के दिया। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने पूछा मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ। ये सोच क्रिएटर को कंज्यूमर माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में शिफ्ट करती है। कंज्यूमर इंतजार करता है रिवॉर्ड का, क्रिएटर इन्वेस्ट करता है प्रोसेस में। मिस्टर बीस्ट ने इन्वेस्ट किया अपने समय का, अपने फोकस का और अपने कंफर्ट का। कई बार उन्होंने वही कंटेंट बनाया जो उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन प्लेटफॉर्म को समझने के लिए जरूरी था। यह भी समझना जरूरी है कि उनका ऑब्सेशन अनहेल्दी नहीं था, वो इंटेंशनल था। उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। ट्रेंड्स आए गए, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल्स नहीं छोड़े।
क्लिकेबिलिटी, रिटेंशन और एंगेजमेंट, ये 3 पिलर्स उनके हर एक्सपेरिमेंट में मौजूद थे। जब ये पिलर्स मजबूत हुए तब स्केल अपने आप आया। इस फेज में एक बहुत बड़ी चीज हुई, उन्होंने खुद को क्रिएटर नहीं स्टूडेंट माना। स्टूडेंट माइंडसेट में ईगो नहीं होता, सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है, और क्यूरियोसिटी लॉन्ग टर्म में टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। मिस्टर बीस्ट ने सीखने को कभी रोका नहीं, चाहे व्यूज आए या नहीं। धीरे धीरे उनका कंटेंट प्रेडिक्टेबल नहीं, रिपीटेबल बनने लगा। रिपीटेबल मतलब अगर एक वीडियो चला तो वो समझ सकते थे क्यों चला, और अगर समझ आ गया तो उसे बेहतर किया जा सकता था। यही वो मोमेंट था जब लक का रोल खत्म हो गया और स्किल का रोल शुरू हो गया। यहीं से मिस्टर बीस्ट का माइंडसेट डेंजरस बन गया, अच्छे तरीके में डेंजरस, क्योंकि अब वो रैंडम क्रिएटर नहीं थे, वो सिस्टम समझने वाला क्रिएटर बन चुके थे। और जो सिस्टम समझ लेता है वो रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर करता है। ये पार्ट 1 इसी पॉइंट पर खत्म होता है, जहां एक क्रिएटर सिर्फ सपने देखने वाला नहीं रहता, बल्कि बिल्डर बन जाता है। आइडिया अब सिर्फ थॉट नहीं रहता, वो ऑब्सेशन बन चुका होता है। ऑब्सेशन परफेक्शन के लिए नहीं, प्रोग्रेस के लिए। और यही वो जगह है जहां से अगला फेज शुरू होता है, जहां ऑब्सेशन स्केल में बदलता है, जहां इंप्रूवमेंट इंपैक्ट में बदलता है, और जहां क्रिएटर सिर्फ ग्रोथ नहीं, वैल्यू क्रिएट करना शुरू करता है। जब कोई क्रिएटर शुरुआती स्ट्रगल से निकलता है तो सबसे बड़ा खतरा सक्सेस नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग सक्सेस। बहुत से क्रिएटर्स एक वीडियो के चलने को टैलेंट का प्रूफ मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने वायरलिटी को डेस्टिनेशन नहीं, डायग्नोसिस की तरह देखा। उनके लिए वायरल वीडियो ये बताता था कि ऑडियंस ने किस इमोशन पर रिएक्ट किया, और इमोशन समझ आ जाए तो इम्पैक्ट बनाया जा सकता है। यहीं से उनका माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट होता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि ये वीडियो चलेगा या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि ये वीडियो व्यूअर के लिए क्या बदलेगा। मिस्टर बीस्ट ने कंटेंट को एंटरटेनमेंट से ऊपर उठाकर एक्सपीरियंस बना दिया। उनके वीडियोस देखे नहीं जाते, फील किए जाते हैं। सस्पेंस, सरप्राइज, क्यूरियोसिटी और सेटिस्फैक्शन, ये सब एलिमेंट्स एक्सीडेंटल नहीं थे, बल्कि इंटेंशनली इंजीनियर्ड थे। ये समझना जरूरी है कि वायरलिटी मिस्टर बीस्ट का गोल कभी नहीं था, वायरलिटी उनका साइड इफेक्ट था। उनका असली फोकस था वॉच टाइम और व्यूअर सेटिस्फैक्शन। उन्होंने समझ लिया था कि अगर ऑडियंस अंत तक रुकी तो एल्गोरिदम अपने आप काम करेगा। उन्होंने एल्गोरिदम को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ऑडियंस को इम्प्रेस किया, और एल्गोरिदम ऑडियंस को फॉलो करता है। इस फेज में उन्होंने एक बहुत रेयर माइंडसेट अपनाया, री-इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। जब उनके वीडियोस से पैसे आने लगे तो उन्होंने लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने कंटेंट अपग्रेड किया। हर डॉलर वापस वीडियोस में गया, बेहतर आइडियाज, बड़े चैलेंजेस, मजबूत स्टोरी टेलिंग। यही वजह है कि उनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल था, क्योंकि वो प्रॉफिट को रिवॉर्ड नहीं मानते थे, वो उसे फ्यूल मानते थे। अधिकतर क्रिएटर्स पैसे आते ही सेफ खेलना शुरू कर देते हैं, रिस्क कम, एक्सपेरिमेंटेशन कम, रेपिटेशन ज्यादा। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने उल्टा किया। जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़े वैसे वैसे उन्होंने रिस्क बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑडियंस बोर्डम से जल्दी डिस्कनेक्ट होती है। इनोवेशन उनके लिए लग्जरी नहीं, नेसेसिटी थी। इस स्टेज पर एक और पावरफुल शिफ्ट होता है, सेल्फ सेंट्रिक माइंडसेट से ऑडियंस सेंट्रिक माइंडसेट। अब कंटेंट क्रिएटर के बारे में नहीं रहता, व्यूअर के बारे में होता है। मिस्टर बीस्ट के वीडियोस में हीरो मिस्टर बीस्ट नहीं होता, हीरो होता है व्यूअर का इमोशन। व्यूअर खुद को इमेजिन करता है, अगर मैं वहां होता तो। यही इमेजिनेशन रिटेंशन बनती है। यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है, ऑडियंस लॉजिक से कंटेंट नहीं कंज्यूम करती, वो फीलिंग से कंज्यूम करती है। मिस्टर बीस्ट ने लॉजिक को हुक में बदला और फीलिंग को ग्लू बना दिया। यही कारण है कि उनकी वीडियोस लैंग्वेज बैरियर के बिना चलते हैं, क्योंकि इमोशन को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे स्केल बढ़ा वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, और यहीं पर मिस्टर बीस्ट का सबसे अलग माइंडसेट सामने आता है, गिविंग माइंडसेट। उन्होंने कंटेंट में जनरोसिटी को गिमिक नहीं बनाया, उन्होंने उसे फिलॉसफी बनाया। गिविंग उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो वैल्यू क्रिएशन का हाईएस्ट फॉर्म थी। आज बहुत से क्रिएटर्स पूछते हैं, ऑडियंस हमें क्या देगी? मिस्टर बीस्ट ने पूछा, मैं ऑडियंस को और क्या दे सकता हूं? यही सोच क्रिएटर को इन्फ्लुएंसर से इंस्टीट्यूशन में बदल देती है। जब ऑडियंस को लगता है कि क्रिएटर सिर्फ लेने नहीं आया, देने आया है, तब ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट ही सबसे ड्यूरेबल करेंसी है। इस फेज में उन्होंने कंसिस्टेंसी को नए लेवल पर ले गए। कंसिस्टेंसी सिर्फ अपलोड शेड्यूल नहीं था, कंसिस्टेंसी थी क्वालिटी थिंकिंग की। हर वीडियो पिछले से बेहतर हो, ये एक्सपेक्टेशन उन्होंने ऑडियंस में नहीं, खुद में रखी। उन्होंने कंफर्ट जोन को सक्सेस के बाद भी अवॉइड किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कंफर्ट स्टैग्नेशन लाता है। एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट था टीम माइंडसेट। मिस्टर बीस्ट ने समझ लिया कि अकेले क्रिएटर की लिमिट्स होती हैं, लेकिन सिस्टम की लिमिट्स नहीं होती। उन्होंने खुद को सेंटर में नहीं रखा,
उन्होंने प्रोसेस को सेंटर में रखा। राइटर्स, एडिटर्स, एनालिस्ट्स सब एक माइंडसेट से जुड़े थे, व्यूअर फर्स्ट। यहाँ एक बहुत डीप क्रिएटर ट्रूथ है। जब क्रिएटर खुद को ब्रांड मानने लगता है तब ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन जब क्रिएटर खुद को प्लेटफॉर्म मानता है तब ग्रोथ कंपाउंड होती है। मिस्टर बीस्ट ने खुद को स्पॉटलाइट नहीं, इकोसिस्टम बनाया। अब फेलियर का मतलब भी बदल गया। पहले फेलियर व्यूज की कमी था, अब फेलियर व्यूअर डिसअपॉइंटमेंट था। अगर वीडियो चला लेकिन ऑडियंस खुश नहीं हुई तो वो फेलियर था। ये माइंडसेट बहुत रेयर है, क्योंकि नंबर्स दिखाते हैं सक्सेस, लेकिन सैटिस्फैक्शन दिखाता है लेगेसी। इस स्टेज पर उन्होंने शॉर्ट टर्म वायरलिटी से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की तरफ मूव किया। चैलेंजेस सिर्फ शॉकिंग नहीं रहे, मीनिंगफुल होने लगे। कंटेंट सिर्फ लाउड नहीं रहा, पर्पसफुल होने लगा। और यही शिफ्ट क्रिएटर को टेम्पररी ट्रेंड से टाइमलेस फोर्स बनाता है। ये समझना जरूरी है कि मिस्टर बीस्ट का सक्सेस जेनरोसिटी की वजह से नहीं है। उनका सक्सेस क्लैरिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन की वजह से है, जिसमें जेनरोसिटी नेचुरल आउटकम है। गिविंग तब पावरफुल होती है जब उसके पीछे स्ट्रैटेजी नहीं, सिंसियरिटी होती है। आज अगर कोई क्रिएटर इस फेज से सीखना चाहता है तो सबसे बड़ा लेसन ये है, स्केल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी। मिस्टर बीस्ट ने ऑडियंस को प्रोडक्ट नहीं माना, उन्होंने ऑडियंस को पार्टनर माना, और पार्टनर को कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। यहीं पर मिस्टर बीस्ट सिर्फ यूट्यूबर नहीं रहते, वो एक माइंडसेट बन जाते हैं। ऐसा माइंडसेट जो कहता है अगर मुझे अटेंशन मिली है तो मैं उसे वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा माइंडसेट जो कहता है अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं कुछ मीनिंगफुल कहूंगा। हर कहानी का अंत वहां नहीं होता जहां अपलॉज शुरू हो। कुछ कहानियां वहां खत्म होती हैं जहां सोच बदलती है। मिस्टर बीस्ट की कहानी भी वहीं आकर रुकती है, उस पॉइंट पर जहां सक्सेस को सेलिब्रेट करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है उसे समझना। क्योंकि अगर हम सिर्फ व्यूज, सब्सक्राइबर्स और पैसे तक ही इस कहानी को सीमित कर दें तो हम उसके सबसे जरूरी हिस्से को मिस कर देंगे। असली कहानी नंबर्स की नहीं है, असली कहानी माइंडसेट की है। आज यूट्यूब पर लाखों लोग अपलोड कर रहे हैं, कुछ वायरल हो जाते हैं, कुछ डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्लेटफॉर्म को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसे शेप करते हैं। मिस्टर बीस्ट उन्हीं में से एक है। उन्होंने ये साबित किया कि क्रिएटर होना सिर्फ बोलने या दिखने का काम नहीं है, क्रिएटर होना जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी ऑडियंस के समय की, जिम्मेदारी उनके भरोसे की, जिम्मेदारी उस अटेंशन की जो कोई इंसान आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर देता है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में एक बात बार बार सामने आती है, मिस्टर बीस्ट का माइंडसेट कभी फेम ड्रिवन नहीं रहा। वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागे, उन्होंने खुद को साबित करने से पहले खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। और यही वो फर्क है जो शॉर्ट टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म रेलेवेंस के बीच होता है। फेम तेजी से आती है, लेकिन रेलेवेंस धीरे धीरे बनती है। और रेलेवेंस वही क्रिएटर बनाता है जो ऑडियंस को समझता है, ना कि सिर्फ इंप्रेस करता है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुने तो आपको एक अनकंफर्टेबल सच दिखाई देगा। मिस्टर बीस्ट किसी स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए थे। उनके पास शुरुआत में ना पैसा था, ना टीम, ना कनेक्शंस। जो था वो था क्लैरिटी और पेशेंस। और ये दो चीजें आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे रेयर हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई फास्ट रिजल्ट चाहता है लेकिन स्लो थिंकिंग से डरता है। मिस्टर बीस्ट ने स्लो थिंकिंग को एम्ब्रेस किया और फास्ट रिजल्ट्स को साइड इफेक्ट बना दिया। आज बहुत से क्रिएटर्स पूछते हैं क्या मेरे पास मौका है? सच ये है कि मौका हर किसी के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मौका ढूंढते हैं और कुछ लोग तैयारी करते हैं। मिस्टर बीस्ट ने मौका आने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद को इतना तैयार किया कि जब मौका आया तो वो उसे संभाल सके। और यही तैयारी हर क्रिएटर के कंट्रोल में होती है। ये भी समझना जरूरी है कि मिस्टर बीस्ट परफेक्ट नहीं है, उन्होंने भी गलतियां की हैं, रिस्क्स लिए हैं, क्रिटिसिज्म झेला है, लेकिन उन्होंने कभी फीडबैक से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने डिस्कम्फर्ट को एनिमी नहीं माना, उन्होंने उसे टीचर माना। और यही सोच क्रिएटर को ईगो से बाहर निकालकर ग्रोथ में डालती है। अगर आप आज कंटेंट बनाते हैं तो शायद आपको भी वो फेजेस मिल रहे होंगे जिनसे मिस्टर बीस्ट गुजरे थे। लो व्यूज, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, बर्नआउट। लेकिन डिफरेंस यहां बनता है कि क्या आप इन फेजेस को रीजन बनाते हैं रुकने का या फ्यूल बनाते हैं आगे बढ़ने का। मिस्टर बीस्ट की कहानी हमें यही सिखाती है कि स्ट्रगल सिग्नल नहीं है क्विट करने का, स्ट्रगल सिग्नल है इंप्रूव करने का। यूट्यूब सिर्फ वीडियोस का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पेशेंस का टेस्ट है, कंसिस्टेंसी का एग्जाम है, ईगो को तोड़ने वाली जगह है। और वही क्रिएटर यहां जीतता है जो खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाता है, भले ही दुनिया उसे नोटिस ना करे, क्योंकि दुनिया हमेशा एंड रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। लेकिन प्रोसेस ही एंड रिजल्ट बनाता है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद ये नहीं है कि आप मिस्टर बीस्ट बने, मकसद ये है कि आप अपने अंदर के क्रिएटर को सीरियस लें,
अपने आइडियाज को रिस्पेक्ट दें, अपने ऑडियंस के टाइम को हल्के में ना लें और सबसे जरूरी, खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें, क्योंकि हर बड़ा क्रिएटर कभी ना कभी इनविजिबल रहा है। अगर आज आपके पास सिर्फ एक फोन है, 0 सब्सक्राइबर्स है और कंफ्यूजन है, तो आप फेलियर नहीं हैं, आप शुरुआत में हैं। और शुरुआत का सबसे बड़ा काम होता है सीखना, ऑब्जर्व करना और टिके रहना। मिस्टर बीस्ट की जर्नी हमें यही बताती है कि YouTube पर सबसे पावरफुल स्किल एडिटिंग या स्क्रिप्टिंग नहीं है, सबसे पावरफुल स्किल है क्विट ना करना। एक दिन ऐसा आता है जब मेहनत अचानक दिखने लगती है। लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, लेकिन क्रिएटर जानता है कि वो रात कितनी लंबी थी। मिस्टर बीस्ट की सफलता भी उसी लंबी रात का नतीजा है। और हर क्रिएटर की रात अलग हो सकती है, लेकिन सुबह उसी की होती है जो अंधेरे में भी काम करता रहता है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप भी क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ व्यूज ना लाए बल्कि इम्पैक्ट छोड़े। अगर ऐसा है तो इस कहानी को मोटिवेशन की तरह नहीं, डायरेक्शन की तरह लें। मोटिवेशन कुछ घंटों में खत्म हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन सालों तक साथ चलती है। अंत में ये याद रखिए, YouTube आपको फेमस नहीं बनाता, आपका माइंडसेट आपको फेमस बनाता है। कैमरा बस एक टूल है, एल्गोरिथम बस एक सिस्टम है, लेकिन क्रिएटर की सोच ही वो इंजन है जो सब कुछ आगे बढ़ाती है। और अगर आपकी सोच सही दिशा में है तो देर से सही, लेकिन एक दिन आपकी आवाज भी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगी। क्योंकि जब आइडिया ऑब्सेशन बनता है, जब प्रोसेस प्रायोरिटी बनता है और जब गिविंग माइंडसेट फाउंडेशन बनता है, तब क्रिएटर सिर्फ ग्रो नहीं करता, वो मिलियंस को इंस्पायर करता है।